नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सीरीज़ की जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आप इसे सीरियसली ले रहे हैं और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे हैं। इसी तरह से तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम को बहुत आसानी से निकालिए। जेआरएफ कीजिए और अच्छी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी कीजिए। उसके बाद कैसे आपको कोई अच्छा कॉलेज प्रोफेसर के लिए अप्रोच नहीं करेगा, देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे थे उन महत्वपूर्ण किताबों की जिन्हें यूजीसी नेट परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं और ये किताबें इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं से संबंधित है। इन पर अक्सर प्रश्न बनते हैं और बन सकते हैं। इसीलिए अगर हम इन किताबों को ध्यान से पढ़ लें और इनके बारे में जानकारियाँ जुटा लें तो हम 3-4 सवालों को आसानी से कर पाएंगे जो किताबों पर आधारित या किताबों से संबंधित होते हैं। तो इसी सीरीज़ के सिलसिले में इस भाग में भी हम बात करेंगे प्रमुख किताबें और उनसे जुड़ी जानकारियों के बारे में, उनके लेखकों के बारे में। हम देख रहे थे प्रमुख नाटक जो प्राचीन काल में लिखे गए, तो हमने उसमें अलग अलग नाटक देखे थे, मुद्रा राक्षस वगैरह हमने देखा था। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं शूद्रक। शूद्रक एक प्रमुख नाटककार रहे हैं जिन्होंने मृच्छकटिकम यानी कि माटी के खिलौने गाड़ी, जिसको मृच्छकटिकम कहा जाता है, ये इन्होंने लिखा। यहाँ पर नायिका एवं गणिका वसंत सेना एवं नायक ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त है। ये एकमात्र ऐसा नाटक है इस काल का जो सुखांत नाटक है, यानी कि इसमें हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वरना इस काल के ज़्यादातर नाटकों में हमें नेगेटिविटी यानी कि दुख ही दुख हमें देखने को मिलता है। सम्राट हर्ष की बात हम यहाँ करें तो सम्राट हर्ष ने 3 प्रमुख नाटक लिखे हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंदा। बौद्ध धर्म से प्रेरित तथा पद्य में लिखित नागानंदा में जिमूतवाहन नामक बोधिसत्व की आत्महत्या की कथा है। भारतीय नाट्य परंपरा में सर्वप्रथम हर्ष ने गर्भ नाटक यानी उपनाटक की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि न केवल हर्ष शस्त्र कला में निपुण थे, बल्कि शास्त्र कला में भी निपुण थे। तलवार और पेन दोनों में यह बखूबी ताकतवर थे। तो यहाँ पर से आप सीख सकते हैं कि अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दीजिए भैया, उससे आपकी मेंटल फिटनेस भी बनी रहेगी। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर आप हर्ष से सीख सकते हैं कि अगर आपको एक अच्छा लेखक या फिर आपको अच्छा विचारक बनना है, पढ़ाई में बेहतर बनना है, तो यहाँ पर फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उतनी ज़्यादा भी आपको नहीं रखनी कि आपको जो जिम में जिस तरह से होते हैं उस तरह से आप बहुत ही इतने ज़्यादा उसमें घुस जाओ कि आप पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन थोड़ी बहुत फिटनेस आपको रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फिट रहोगे, बढ़िया ध्यान वगैरह करोगे, तो उससे आपका दिमाग स्थिर रहेगा। इससे आप जो पढ़ोगे वो आपके दिमाग में बना रहेगा, आप बार बार भूलोगे नहीं चीज़ों को। और एक चीज़ ये भी आप दिमाग में रख लो दोस्तों कि हम अक्सर कॉलेज स्कूल के बाद से हम चीज़ों को याद करना छोड़ देते हैं। स्कूलों में क्या होता है, टीचर बार बार बच्चों पर दबाव डाल डाल कर चीज़ें याद करवा देते हैं और फिर वही हम एग्ज़ाम में लिख देते हैं। फिर हमारी मेंटेलिटी क्या बन जाती है कि भाई याद करना या रटना ये ख़राब चीज़ होती है, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। जबकि जब हम फर्स्ट पेपर पढ़ते हैं तो इसमें मेमोरी लेवल टीचिंग अलग से एक आता है और बताया जाता है कि भाई इसकी भी अपनी वैल्यू है। तो आप चीज़ों को याद करने की कोशिश किया करो, इससे आपका दिमाग डेवलप होता है और अच्छी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में विग्रह राज को देखिए तो इन्होंने हरिकेली नाटक लिखा और चौहान शासक ये थे और चौहान वंश के सबसे महान शासक इन्हें कहा जाता है। इनके समय पर चौहानों का स्वर्णकाल था और विग्रह राज ने हरिकेली नाटक लिखा और इसका जो अंकन है वह अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद में हमें इसका अंकन देखने को मिलता है, क्योंकि जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वह सरस्वती मंदिर को तोड़कर बनाया गया था और वह सरस्वती मंदिर का निर्माण विग्रह राज ने करवाया था और उस मंदिर में यह हरिकेली नाटक की लाइनें लिखी हुई थी। सोमदेव की बात करें तो सोमदेव ने ललित विग्रह राज की रचना की, वहीं प्रहलादन ने
पार्थ पराक्रम व्योम की रचना की। क्षेमिश्वर ने चंड कौशिकम की। जयचंद ने रंभा मंजरी की। यशोवर्मन ने रामयोभुदय की रचना की। अब यहाँ पर मैं सीधे तौर पर आपको पढ़कर ही सुना रहा हूँ। इनकी सबकी डिटेलिंग करना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और वास्तव में मुझे इनकी ज़्यादातर की डिटेलिंग पता भी नहीं है मुझे। तो मैं आपको सिर्फ राइटर और यहाँ पर इनकी रचनाएं दे रहा हूँ, इनको आपको अच्छे से याद करना है। भवभूति ने मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित जैसी रचनाएं लिखी। श्रीहर्ष ने कुंदमाला लिखी। क्षेमेंद्र ने चंड कौशिक और नैषधानंद जैसी रचनाएं क्षेमेंद्र ने लिखी। हम देख चुके हैं, हमने पहले PYQ के सीरीज़ को भी हमने देखा था, जहाँ पर हमने 2016 से लेकर 2023 जून के एग्ज़ाम तक के जो UGC नेट के हिस्ट्री के पेपर में जो किताबों से संबंधित प्रश्न बने उन पर हमने बात की थी। तो हमने लगभग यहाँ पर जितने भी जो राइटर आपको दिख रहे हैं इनमें से ज़्यादातर की किताबों को हमने PYQ में पाया था। इसलिए अगर हम उनकी बाकी रचनाओं को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। तो बस आपको इनको बार बार रिवीजन करना है और अगर आपको कहीं अच्छी नई किताबें मिलें जो इतिहास में महत्वपूर्ण मायने रखती है तो आप उन्हें भी अच्छे से ध्यान में रखें। बिल्हड़ ने कर्ण सुंदरी लिखी। जयदेव ने प्रसन्न राघव लिखा और उमापतिधर की रचना है परिजात हरण। राजशेखर ने बाल रामायण, बाल भारत और विदुषाल भंजिका जैसी रचनाएं लिखी। राजशेखर ने प्राकृत में सिर्फ एक नाटक कपूर मंजरी लिखा, बाकी सब ये जो रचनाएं हैं वह संस्कृत में हैं। अब आधुनिक लेखकों की बात करते हैं। यहाँ तक हमने जो प्राचीन काल के लेखक हैं उनकी हमने बात की। हम क्या कर रहे हैं, हम इम्पॉर्टेंट बुक्स और इम्पॉर्टेंट राइटर्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो हमने अभी तक प्राचीन भारत के बारे में जाना, मध्यकालीन भारत के बारे में जाना। अब हम यहाँ पर आधुनिक लेखकों को हम यहाँ पर देखेंगे। मैक्स मूलर की बात करें तो सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज़ इन्होंने लिखी है। विंसेंट आर्थर स्मिथ की दो प्रमुख रचनाएं हैं, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स टॉड ने अनलेस एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान नाम की प्रमुख रचना लिखी है और जेम्स टॉड का प्रमुख योगदान राजस्थान या राजपूताना के इतिहास को लिखने में इनका प्रमुख योगदान रहा है। आधुनिक भारतीय इतिहास कार की या फिर आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन परंपराओं में जो अलग अलग विचारधारा के इतिहासकार हुए हैं उनकी रचनाओं को हम देखते हैं। 10वीं यूनिट जहां पर इतिहास लेखन, उसकी परिभाषाएं, उसकी विचारधाराएं, अलग अलग लेखक और उनके विचार जैसी चीज़ें आती हैं, उस यूनिट में ये किताबें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और सीधे तौर पर जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे 51 से 150 तक, तो आप देखना कि जो 141 से लेकर 150 तक के जो क्वेश्चन हैं वहाँ पर आप देखना आमतौर पर आपको 10वीं यूनिट के सवाल दिखेंगे और वहाँ पर आपको जो इतिहासकार हैं उनका कोई कोटेशन पूछ लेगा, विचारधारा के बारे में पूछ लेगा या फिर इतिहासकार की किताबों की सही जोड़ी पूछ लेगा या किताबों के नाम पूछ लेगा। इस तरह से 10वीं यूनिट में प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपने PYQ अच्छे से लगाया है तो आपको पता लग जाएगा कि भाई किस यूनिट से किस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं। आप उसी तरह से तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं बार बार अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि आप अंधा भरोसा किसी पर मत करो, आप मुझ पर मत करो, आप किसी अच्छे बड़े से बड़े टीचर पर भी मत करो। आप दो चीज़ों को फॉलो कीजिए, एक सिलेबस को और दूसरा PYQ को। सिलेबस के हिसाब से अगर टीचर चल रहा है तो आप उसके साथ चलते रहिए और खूब मेहनत कीजिए। PYQ जब आप लगाएंगे बार बार तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस तरह से और एग्जामिनर का जो माइंडसेट है पिछले वर्षों में किस तरह से चेंज हो रहा है, किस तरह से नए प्रश्न शामिल हो रहे हैं। जब आप ऐसा एनालिसिस करके पढ़ोगे, थोड़ा टेक्निकल होके पढ़ोगे तो आपके लिए एग्ज़ाम निकालना आसान हो जाएगा। मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद गधे की तरह 3-4 बार UGC नेट में फेल हो चुका था, क्योंकि मैंने भी सिर्फ सिलेबस देखा और सीधे पढ़ते जा रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, बस पढ़ते जा रहा हूँ। लेकिन जब मैंने सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें पढ़ी और अच्छे से PYQ लगाया, अच्छे से क्वेश्चन लगाया, तो मुझे चीज़ें समझ में आई और फिर मैंने उस पैटर्न के हिसाब से तैयारी की तो मेरा एग्ज़ाम निकला। तो आपका भी ऐसा हो सकता है, बस आपको थोड़ा टेक्निकल होके थोड़ा अलग तरीके से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि भाई जिस चीज़ को आप पसंद करते हो आप
वहाँ पर पूरा दिमाग लगा लेते हो। अगर आपको कोई लड़की पसंद है या कोई लड़का पसंद है तो उसका नंबर आप कहीं से भी छान मारते हो, उसके घर का एड्रेस आप छान मारते हो। आप डरपोक हो भले ही, फिर भी उसके सामने आप जाकर हिम्मत करके बात करने की कोशिश करने लगते हो। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ चाहते हो। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम को निकालना चाहते हो तो आप अलग अलग तरीके से पढ़ाई करने का प्रयास किया करो, नए नए तरीके से पढ़ाई करने का प्रयास किया करो, ताकि आपका मन उसमें लगा रहे और आप खूब मेहनत कर पाओ। दोस्तों यहाँ पर आधुनिक भारतीय इतिहासकारों की कुछ प्रमुख रचनाएं हम यहाँ पर देख रहे हैं। डी कोसाम्बी, An Introduction to the Study of Indian History, A Historical Outline, Ancient Indian Culture and Civilization, डी कोसाम्बी की रचना है। दोस्तों रामशरण शर्मा की अगर हम बात करें तो ये भी प्रमुख इतिहासकार रहे हैं, और इनकी रचनाओं की बात करें तो भारत के प्राचीन नगरों का पतन, लुकिंग फॉर द आर्यंस, इंडियन फ्यूडलिज्म यानी कि भारतीय सामंतवाद, सुद्रास एंड एंशियंट इंडिया, अर्बन डिकाय इन इंडिया, रामशरण शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। अब दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर पुस्तकें व लेखक जो ज़्यादातर बार पूछे जा चुके हैं उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो अब हम फिर से प्राचीन काल से, मध्यकाल से और आधुनिक काल से सभी के मिले जुले रूप से जो किताबें ज़्यादा बार पूछी जा चुकी हैं, हमने क्या किया, हमने 3 भागों में इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया। पहले भाग में जो प्रीवियस ईयर किताबें थी जो 2016 से लेकर जून 2023 तक के एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी थी, फिर हमने उसके बाद में इम्पॉर्टेंट किताबों के बारे में पढ़ा कि भाई इनमें से कुछ पूछी नहीं गई हैं लेकिन पूछी जा चुकी है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम उन किताबों के बारे में भी पढ़ रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। डंडिन 10 कुमार चरित्र, भास प्रतिमा नाटक, हेमाद्री चतुर्वर्ग चिंतामणि, भवभूति उत्तर रामचरित्र, हसन निज़ामी ताजुल महसीरी, जाहिया बिन सरहिंदी, इन्होंने लिखी तारीख ए मुबारक शाही। क्या लिखी? तारीख ए मुबारक शाही। शिहाबुद्दीन अल उमरी की बात करें तो मसलिक उल अबसार फी मवालिक अल अमसार, शिहाबुद्दीन अल उमरी की यह रचना है। और अल कसकंदी की बात करें तो सुब उल असा अल कसकंदी की रचना है। कैथरीन बी ऐसर की रचना है आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया। आर नाथ की रचना है हिस्ट्री ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ए जे कंसर की रचना है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन मुगल इंडिया। आयवा कोच की रचना है मुगल आर्किटेक्चर एंड आउटलाइंस ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। अमीर खुसरो की रचना है मिफ्ताहुल फुतूह। अमीर खुसरो की लगभग सभी रचनाएं आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अमीर खुसरो की कोई ना एक रचना आने की संभावना बहुत ज़्यादा परसेंटेज में रहती है। निजमुल मुल्क तुसी की बात करें तो इन्होंने सियासतनामा लिखा है। विलियम डिल्थी ने हार्मोनिस्टिक्स एंड स्टडी ऑफ हिस्ट्री लिखा है। जी.आर. एल्टन ने द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। फ्रैंक एंकर स्मिथ ने हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। थॉमस कून ने लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इसके बाद में हम देखें तो मोहिबुल हसन ने कश्मीर अंडर द सुल्ताना नामक रचना लिखी। सुशील चौधरी ने फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी, ये क्या है भाई, ये फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू डेक्लाइन 18th सेंचुरी बंगाल। जी.डी. शर्मा ने राजपूत पॉलिटी अ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ मारवाड़ 1638 से 1749। बारामीर ने पंच सिद्धांतिका लिखी है। बादरायण ने ब्रह्मसूत्र। बागभट्ट ने अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय ये चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ है। धन्वंतरी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। और धन्वंतरी ने निकुट नामक ग्रंथ लिखा, और ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध वैद्य थे या फिर इन्होंने जो आयुर्वेद या चिकित्सा में इतना ज़्यादा योगदान दिया कि आज भी हम दीपावली में इनकी पूजा करते हैं। जोहर अफ्ताबची तज़किरात उल बाक़ियात नामक रचना लिखी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने नुमतकत उल तवारीख नामक रचना लिखी। फरिश्ता ने तारीख़ फ़रिश्ता। अब्बास एच फिशर ने द पॉलिटिक्स ऑफ
ब्रिटिश इन्वेंशन ऑफ इंडिया 1757 से 1857 इन्होंने यह रचना लिखी। अब रेबर ने मार्क्सिस्ट थ्योरीज ऑफ इम्पेरियलिज्म नामक रचना लिखी है। आपसे गुजारिश है कि भैया जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जैसे जैसे मैं रचना को पढ़ते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप भी दोहराओ, क्योंकि आप सिर्फ देखते रहोगे तो आपका ध्यान कहीं और भी जा सकता है और इतनी जल्दी जल्दी आप लिख भी नहीं सकते हो। इसलिए ये नोट्स तो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, वीडियो रोक के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर से जाकर आप इन नोट्स को ले सकते हो। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब रेबर ने लिखा है मार्क्सिस्ट थ्योरीज ऑफ इम्पेरियलिज्म, तो मेरे साथ साथ आपको भी दोहराना है, तो आपकी तैयारी मतलब कि आपका एक बार का रिवीजन तो वैसे ही हो जाएगा। देखो अब अगली किताब आती है शिगेरू इशिकावा की। इन्होंने लिखी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशियन परस्पेक्टिव। कार्ल पोलंजी ने लिखा है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स ओरिजिन ऑफ आवर टाइम्स नामक इन्होंने रचना लिखी है। मार्क ब्लॉक ने द हिस्टोरियन क्राफ्ट, जैच रॉबिन्सन ने द न्यू हिस्ट्री, एंटोनियो ग्राम्सी ने प्रेजेंट नोटबुक, जैक्स दरिदा ने ऑफ ग्रामेटोलॉजी, एरियन ने इंडिका और एक इंडिका मेगास्थनीज ने भी लिखी थी, वो भी आप ध्यान रखना। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस का दूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखा है और प्लिनी ने लिखा है नेचुरल हिस्ट्री, स्ट्रैबो ने लिखा है ज्योग्राफी का, आरसी दत्त ने लिखा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, डब्ल्यू डिगली ने लिखा है या डब्ल्यू डिग्बी भी इनको बोलते हैं प्रोसेस ब्रिटिश इंडिया या प्रोस्पेरस ब्रिटिश इंडिया, इस तरह से भी इस रचना को कहा जाता है। बी एंस्टे ने लिखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इरफान हबीब ने लिखा है मिडिवल टेक्नोलॉजी एक्सचेंज बिटवीन एंड द इस्लामिक वर्ल्ड नाम की रचना इन्होंने लिखी है। अब इसके बाद में देखिए जोसफ निंघम ने लिखा है साइंस एंड सिविलाइजेशन इन चाइना। इक़्तिदार आलम ने लिखा है गन पाउडर एंड फायर आर्म्स। जीन डिलोस ने लिखा है मिलिट्री टेक्नोलॉजी इन होवल्स स्कल्पचर। माफ़ कीजिएगा, मैं उतनी जल्दी से ये पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो जीभ है वो थोड़ी मोटी है, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। फिर भी थोड़ा मैं ज़्यादा धीरे बोलकर भी वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। वैसे ही मेरे प्रवचनों से तो आप परेशानी होते हैं, ऊपर से लंबा वीडियो हो जाएगा तो और समस्या। जीन डिलोस ने मिलिट्री टेक्नोलॉजी इन होवल्स स्कल्पचर नाम की रचना लिखी है। एस आर्म्स ने लिखा है मैरीटाइम इन इंडिया इन द 17th सेंचुरी। ओम प्रकाश ने लिखी है द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इकोनॉमी ऑफ बंगाल। के एस मैथ्यू ने लिखा है पोर्टुगीज ट्रेड विथ इंडिया इन द 16th सेंचुरी। इनायत खान ने लिखा है शाहजहाँनामा। भीमसेन ने लिखा है नुस्खा दिलकुशा और मोहम्मद काजिम ने लिखा है आलमगीरनामा। चक्रपाणी दत्त ने लिखा है भानुमति। बंग सेन ने लिखा है चिकित्सा शास्त्र संग्रह। भोज ने लिखा है शालिहोत्र। सुरेश्वर ने लिखा है वृक्ष आयुर्वेद और आता मलिक जुबाइनी ने लिखा है तारीख ए जहानुसा। क्या लिखा है? तारीख ए जहांगुसा। तो इस तरह से दोस्तों ये जो भाग है यहाँ पर ये समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। और मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय वीडियो आप मान सकते हो, क्योंकि ये किताबें मैंने एकत्र नहीं की है। भाई जो जिसका है उसको क्रेडिट दो। इतिहास में सबसे बड़ी बात तो ये होती है, और आप जब पीएचडी करते हो तो आपसे ये ईमानदारी रखने की उम्मीद तो रखी जाती है कि भाई आप जिसका कंटेंट यूज़ कर रहे हो उसको क्रेडिट दो। तो दोस्तों यूट्यूब पर एक बहुत ही फेमस सर हैं और उनके चैनल में बहुत सारे पीवाईक्यू और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते हैं। देवेंद्र सर नाम है उनका, हिस्ट्री स्टडी विद देवेंद्र सर ऐसा कुछ करके है, स्टडी हमारे साथ करके यूट्यूब चैनल है। उनका जो वीडियो मैंने देखा था किताबों पर, उसको देखकर जो मैंने नोट्स बनाए थे अपने एग्ज़ाम के टाइम पर, वही नोट्स मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और उन्हीं को मैं यहाँ पर दोहरा रहा हूँ। शायद मैं उनसे बेहतर ना कर पाया हूँ, तो आप उनके चैनल पर जाकर भी चीज़ों को देख सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हो, तो एक आध ऐसे यूट्यूबर
या यूट्यूब के टीचर को आप फॉलो कीजिए, जहाँ पर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो बिना किसी पक्षपात के या फिर बिना किसी ऐसी उम्मीद की कि भाई आप उन्हें पे करोगे, उनके ऐप पर जाओगे, उसके बिना भी वो आपकी मदद कर सके, तो वहाँ पर आपको ऐसी मदद मिल सकती है। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आने वाले वीडियो से भी सीखते रहिए, और यूजीसी नेट की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाइए, अच्छे से पढ़िए। टेलीग्राम पर नोट्स है, उन्हें अच्छे से देखिए। कोई सवाल हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।